बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि अब केडीबी लाइव का आप खबर केडीबी लाइव ऐप में देख सकते हैं। जहाँ केडीबी लाइव ऐप में पूरे बिहार की उन तमाम खबरों को दी जाती है जिससे जो आपके काम से जुड़ी हुई होती है। जहाँ आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से भी इस ऐप में खबर को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि दूसरे की खबर को देख भी सकते हैं और खुद से खबर को पोस्ट भी कर सकते हैं। दूसरे की खबर को मात्र आप 1 मिनट में देख सकते हैं, यानी कि कोई भी खबर है वो आप 1 मिनट में देख सकते हैं। अगर आप किसी भी खबर को फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर जाकर देखते हैं, वहां पर 4 से 5 मिनट टाइम ले लिया जाता है एक खबर को देखने में। वहीं पर आपको केडीबी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में खबर दिखाई जाएगी। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए मात्र 1 मिनट में। तो चलिए फिर बात करेंगे आज की पूरे बिहार की टॉप खबरों की। तो आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सावधान हो जाइए। क्या आपको भी आया है पुलिस का फोन कॉल? तो टेंशन बाद में लेना, पहले हो जाइए अलर्ट। आगे आपको बताएंगे इस बारे में विस्तार से। मोबाइल में चोरी छिपे देखते हैं अडल्ट कंटेंट, पड़ सकते हैं बड़ी मुसीबत में, जान लीजिए सच्चाई। सरकार ट्रांसफर रोके या फिर परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की दे इजाजत, बिहार के शिक्षक की दर्द भरी दास्तां। बिहार के गाड़ी के नंबर प्लेट की ये गलती पड़ेगी महंगी, जुर्माना के बाद वाहन भी होंगी जब्त, जानिए सरकार के निर्देश। शिक्षा विभाग के हाथ लगी चौंकाने वाली डिटेल, देखते ही उठाया बड़ा कदम। बिहार में अभी इस खास शपथ पत्र पर ही जमीन की होगी रजिस्ट्री, इस प्रश्नों का देना होगा जवाब। लंदन गए नीतीश, अमित शाह ने सुलझाली बिहार में सीट शेयरिंग की गुत्थी, चिराग कुशवाहा मांझी सब हुए राजी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, इस जरूरी काम के लिए अब आपके घर आएंगे सरकारी अधिकारी। बालू माफिया की अब खैर नहीं, नीतीश सरकार ने दे दिया है फाइनल ऑर्डर। कांग्रेस ने भाजपा से लिया बदला, राहुल के विधायक भाजपा में आए, भगवाधारी पूर्व विधायक थाम रहे हाथ। 12वीं पास करने के नाम पर ठगी, साइबर अपराधी ऐसे लोगों को बना रहे हैं शिकार। कैसे लोगों को, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। लालू यादव के लिए आरक्षण का मतलब पत्नी, बेटा और बेटी, अब पूर्व डिप्टी सीएम ने आरजेडी सुप्रीमो को दिखाया आईना। बिहार में पति बना हैवान, मायके से लौटने पर पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। खाता तक नहीं खुलेगा, लोकसभा चुनाव पर सम्राट चौधरी की बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंदू न होने का आरोप लगाए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। जहां लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद अब इस मामले में जदयू प्रवक्ता और विधान परिषद नीरज कुमार ने अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव से ही हिंदू धर्म होने का प्रमाण मांग लिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा है कि जब आपके बड़े भाई का निधन हुआ था तब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने मुंडन क्यों नहीं कराया था। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की पुरानी तस्वीरें जारी करते हुए पूछा है कि अब लालू यादव किस मुंह से हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट बांटेंगे। नीरज कुमार ने शनिवार को एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि 26 मार्च 2021 को लालू यादव के भाई महावीर यादव का निधन हुआ था। जहां लालू यादव के दोनों पुत्र तेजस्वी यादव एवं तेज प्रताप यादव सब यात्रा में शामिल हुए, लेकिन 7 अप्रैल और 9 अप्रैल को जारी तस्वीर में दोनों बाल मुंडवाए नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अब किस मुंह से लालू प्रसाद यादव हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट बांटिएगा। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से कहा कि अब आप ही बताइए कि आपके दोनों पुत्र हिंदू धर्म मानते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की परंपरा है कि माथा मुंडन का आपके पुत्र तिरुपति बालाजी में माथा मुंडन करवाते हैं, लेकिन अपने चाचा के लिए नहीं। कैसे हिंदू हैं आप? हिंदू होने का अब प्रमाण पत्र जारी करिए कि आपके दोनों पुत्र हिंदू धर्म की परंपरा को मानते हैं कि नहीं। वही नीरज कुमार ने इसके साथ ही कई फोटो भी जारी किए हैं।
दोस्तों मुखिया सरपंच से लेकर के अफसर कर्मचारी तक अब सबको बिहार सरकार ट्रेनिंग देने वाली है। जी हाँ, साथ ही साथ नया भवन भी देगी। आपको बता दें कि उच्च स्तरीय पंचायत राज संस्थानों के बेहतर संचालन के लिए मुखिया से सरपंच तक और फिर अधिकारी से लेकर के अनुरक्षक तक प्रशिक्षित होंगे। इसके लिए सोनपुर में बिहार राज्य पंचायती संसाधन केंद्र भवन बनेगा। जब 35,96,54,000 की राशि से 4 एकड़ में ये भवन बनेगा। जब 2 मंजिला इस भवन में एकेडमिक ब्लॉक के अतिरिक्त प्राचार्य और फिर प्रोफेसर आवास भी होंगे। जब पंचायती राज विभाग ने पंचायत संसाधन केंद्र भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार करके लोक वित्त समिति को भेज दिया है। लोक वित्त समिति की हरी झंडी मिलते ही नीतीश कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगी। जब माना जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में भवन तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के एक सर्वे सामने आई है कि आखिर अभी अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसको कितनी सीटें मिलेगी, यानी कि महागठबंधन इंडिया महागठबंधन को कितनी सीटें मिलती है तो वहीं पर एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी। इसको लेकर एक सर्वे जारी किया गया है और ये सर्वे टाइम्स नाउ भारत की तरफ से जारी किया गया है। ये टाइम्स नाउ ETG सर्वे की तरफ से ये सर्वे कराया गया है। टाइम्स नाउ के सर्वे के अनुसार बिहार में एनडीए को 36 से 38 सीट मिल सकती है। इसके साथ ही महागठबंधन को 2 से 3 सीट मिल सकते हैं और फिर अन्य को किसी भी सीट पर जीत मिलती हुई नहीं दिख रही है। जहाँ वहीं पर 2 बड़े गठबंधन एनडीए और फिर इंडिया के बीच महामुकाबले में अब कुछ महीने बाकी है। आपको बता दें कि जनवरी में जदयू पाला बदलते हुए एनडीए में शामिल हो गए। जब पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से एनडीए ने 39 सीटों पर कब्जा जमाया था। जहाँ महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर विजय मिली थी, जबकि आरजेडी का खाता तभी नहीं खुला था। 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों पर जीत मिली थी। जहाँ वही नीतीश कुमार की जनता दल को 16 सीटें मिली थी। जहाँ लोक जनशक्ति पार्टी को 6 और फिर कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली थी। ऐसे में जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ थे तब तक बिहार में विपक्ष मजबूत स्थिति में था, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद विपक्ष का गेम गड़बड़ा गया है। दोस्तों बिहार विधान परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं कि विधायकों की संख्या के आधार पर देखें तो फिर बिहार विधान परिषद में भाजपा के हिस्से 4 सीटें आती है। लेकिन पार्टी ने हिंदुस्तान एवं मोर्चा पार्टी के संतोष मांझी को अपने हिस्से की 1 सीट दे दी थी। बीजेपी ने एमएलसी की बाकी 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का शनिवार को ऐलान कर दिया है। भाजपा ने अपने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। उसमें मंगल पांडे, प्रोफेसर लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह का नाम शामिल है। जब बिहार विधान परिषद में इस बार पिछले साल 6 मई को बीजेपी के 3 एमएलसी रिटायर हो गए थे। जहां उनमें 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और फिर संजय पासवान का नाम शामिल था। बीजेपी की इस लिस्ट के बाद दोनों का पत्ता कट गया है, यानी कि शाहनवाज हुसैन का भी पत्ता कट गया है। हालांकि शाहनवाज हुसैन लोकसभा टिकट के दावेदार भी हैं। संभव है कि पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट दे सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि शाहनवाज हुसैन को दोबारा विधान परिषद नहीं भेजा गया, जहाँ वहीं पर दूसरी तरफ मंगल पांडे को विधान परिषद भेजा जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उनका इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना संभव नहीं दिख रहा है। आपको बता दूं कि मंगल पांडे अपने गृह जिले सीवान से लोकसभा टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। मंगल पांडे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी भी हैं। दोस्तों बिहार में अब अफसर भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में अब अफसर भी खतरे में हैं, जब वीडियो से ही 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग ली है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के वीडियो शशि प्रकाश से अपराधियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। जहाँ डाक से पत्र भेज करके रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी वाले पत्र का बंद लिफाफे से बंदूक की लाल रंग वाली गोली का खोखा मिला है। जब पत्र और फिर गोली को वीडियो ने कटरा थानेदार को सौंप दिया है। जहाँ मामले में डीएसपी पृथ्वी शहरियार अख्तर के नेतृत्व में पुलिस टीम जांच कर रही है। जब रंगदारी वाला पत्र किस पोस्ट ऑफिस से भेजा गया है, सीसीटीवी और फिर संबंधित कर्मियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी इसे असामाजिक तत्वों की करतूत मान रहे हैं। आपको बता दूं कि वीडियो को रंगदारी के लिए भेजा गया पत्र कंप्यूटर टाइपिंग है, जिसमें अपराधियों ने लिखा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कटरा शशि प्रकाश, तुम जब से कटरा में आया है तुम्हारा कमीशन बहुत बढ़ गया है। जब प्रखंड का सारा भुगतान पेंडिंग है, कोई काम नहीं हो रहा है, तुम क्या चाहता है? जब तुम्हारा सरकार गया, जब तुमको 10 लाख रंगदारी देना है, वरना जान जा सकती है। समझ से काम लेना है। जब थाना पुलिस के चक्कर में मत जाना, वरना अंजाम खुदा जाने। जहाँ पैक भेज रहा हूँ समझ जाना, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पत्र के नीचे लिखा है कि तुम्हारा बाप हर्ष। वहीं पर जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का मानना है कि हर्ष नाम छद हो सकता है, क्योंकि अंजाम खुदा जाने शब्द किसी दूसरे की साजिश की ओर इशारा करता है। जब पत्र में सरकार चली गई है और फिर पेमेंट रुके होने के हवाले से मामले में नेता टाइप ठेकेदार की संलिप्तता हो सकती है।
दोस्तों लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का खाता तक भी नहीं खुलेगा। जी हाँ, 2 लोकसभा चुनाव में यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का हाल बहुत बुरा होने वाला है, उसका खाता भी नहीं खुलने वाला है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है बीजेपी नेता प्लस बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। आपको बता दूं कि बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में यानी कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से लोग खुश हैं, हर क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी बहुमत के साथ एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी विजन नहीं है, लोकसभा चुनाव में इसका खाता तक नहीं खुलेगा। डबल इंजन की सरकार में शराब और फिर बालू तस्करों पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि एक एक सभी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव के लिए आरक्षण मतलब पत्नी, बेटा और बेटी, ये कह रहे हैं बीजेपी के विधायक प्लस पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद यादव, जो कटिहार से विधायक हैं। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा भारतवर्ष परिवार है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की इस पर की गई टिप्पणी से भाजपा और एनडीए पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। तारकिशोर प्रसाद यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के आरक्षण का मतलब पत्नी, बेटा और बेटी है। उनके भ्रष्टाचार में लिप्त रहने की वजह से सत्ता दूर होती चली गई। जब लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के पोषण हैं, जब उनको बीच में सत्ता में आने का मौका मिला, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चेत गए और उनसे अलग हो गए, अंत तक एनडीए में रहने का फैसला किया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के कल्याण के साथ राष्ट्र के नवनिर्माण को ध्येय मान करके अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। जब मोदी के नेतृत्व में देश न केवल हर दृष्टि से समृद्ध बना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देश का सम्मान बढ़ा है। मोदी का व्यक्तिगत और फिर कृत्य निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। अगर आप इस बार 12वीं का एग्जाम दिए हुए हैं तो आप सावधान हो जाइए। अगर आप इंटर का एग्जाम दे दिए हैं इस बार और रिजल्ट नहीं आया है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि साइबर अपराधी आप लोगों को निशाना बना रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि फरवरी में संपन्न हुई इंटर परीक्षा में पास कराने वाले अंक बढ़ाने का झांसा देकर के साइबर अपराधी ठगी का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर के आर्थिक अपराध इकाई ने सभी जिलों को अलर्ट जारी करते हुए एडवाइजरी जारी की है। जी हां, बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभारी ने सभी क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी को भी इसको लेकर के पत्र भेज करके सतर्क किया है। इसके साथ ही सभी आईजी डीआईजी को अपने अपने जिले के लोगों के बीच एडवाइजरी का प्रचार प्रसार करने को कहा गया है, ताकि लोग ठगी से बच सके और ठगी का शिकार ना हो सके। ईओयू की ओर से शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल भी जारी किया गया है। जब पुलिस मुख्यालय के पत्र में कहा गया है कि इंटर परीक्षा 1 से 12 फरवरी तक ली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल हुए थे। ऐसी बात प्रकाश में आ रही है कि इस परीक्षा में पास कराने या फिर किसी विषय में अंक बढ़ाने के नाम पर साइबर अपराधी शिक्षा विभाग के कर्मी बनकर के इंटर के परीक्षार्थियों और फिर अभिभावकों को फोन कर रहे हैं। साइबर ठग परीक्षा में फेल हो जाने का भय दिखा करके, डर दिखा करके अंक बढ़ाने के नाम पर रुपए की मांग कर रहे हैं। जहां अंक बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगे जाने पर ईओयू ने अविलंब इसकी पुलिस शिकायत दर्ज कराने की अपील परीक्षार्थी और फिर अभिभावकों से की है। इसके लिए ईओयू के सोशल मीडिया पेट्रोलिंग एवं मॉनिटरिंग यूनिट का व्हाट्सएप नंबर 8544428404 जारी किया है। अगर आपसे भी कोई ऐसे ही ठगी करने का मामला सामने आता है तो आप इस नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। आप इन तरीकों से इन फ्रॉड से बच सकते हैं। आपको बता दूं कि परीक्षा में फेल होने का भय दिखा करके अंक बढ़ाने के लिए फोन आए तो कभी भी ध्यान ना दें। परीक्षा में पास कराने या फिर अंक बढ़ाने के लिए पैसे मांगने वालों को पैसा बिल्कुल भी ना दें। इस तरह की घटना होने पर तुरंत नजदीकी थाने या फिर साइबर थाने में सूचना दें। जो आपको नंबर बताया गया है उस नंबर पर आप जानकारी दें, या अपने संबंधियों, मित्रों और फिर पड़ोसियों को भी इस तरह की साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक करें। धन्यवाद। दोस्तों, अब बिहार में बालू माफियाओं की खैर नहीं है। नीतीश सरकार ने फाइनल ऑर्डर दे दिया है कि अब बालू माफियाओं को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाए। आपको बता दूं कि बिहार की नदियों से अवैध खनन, परिवहन और फिर उठाव की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। खान एवं भूतत्व विभाग की लगातार कोशिश के बाद भी बालू माफिया बेधड़क अपना कारोबार में लगे हुए रहते हैं और कारोबार बढ़ाते हैं। आलम यह है कि खनन पदाधिकारी तक बालू माफिया के दंड वसूली की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। नतीजा दंड वसूली से राजस्व संग्रह में इस साल
साल भारी कमी आई है, जिसे देखते हुए विभाग ने दंड वसूली में सुस्ती पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके कार्य संस्कृति पर सवाल उठाए हैं। या वहीं पर दंड वसूली में तेजी लाने और फिर लापरवाही होने की स्थिति में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिले को निर्देश दिया गया है कि बालू माफिया के खिलाफ प्रतिदिन कार्रवाई करें और विभाग को रिपोर्ट भी सौंपे। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक नैयर इकबाल की अध्यक्षता में हाल ही में राजस्व संग्रह की समीक्षा में ये बात सामने आई है कि करीब दर्जन भर जिले में दंड वसूली में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार जिन जिलों का प्रदर्शन निराशाजनक पाया गया है उनमें जमुई, नवादा, कैमूर, भागलपुर, शिवहर, रोहतास, शेखपुरा, अरवल, औरंगाबाद, सुपौल और जहानाबाद है। दोस्तों, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब बिजली विभाग आपके घर दस्तक देगी। जी हाँ, बिजली विभाग आपके घर दस्तक देने का प्लान तैयार कर लिया है। इसी सप्ताह से विभागीय टीम हर घर दस्तक देगी और फिर खपत की जांच करेगी। किस घर में कितनी बिजली की खपत हो रही है और कितना बिल बन रहा है, इसकी जांच करेगी। अगर किसी घर में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सीधा बिजली विभाग का यह कहना यह है कि अब बिजली की चोरी कोई नहीं कर सकते हैं, बिजली में गड़बड़ी नहीं कर सकता है। बताया गया है कि विभाग की ओर से टाउन 1 के लिए करीब 20 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि राजस्व प्राप्ति के लिए कार्यपालक विद्युत अभियंता मनीष शाक्य के निर्देश पर टीम बना करके छापेमारी की जा रही है। अब तक बकाये की वजह से करीब 47 लोगों की लाइन काट दी गई है, जबकि विद्युत चोरी के आरोप में यानी कि बिजली चोरी के आरोप में 17 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया है कि अब टीम मोहल्ले के एक घर की पड़ताल करेगी, जब परिवारों में लगे मीटर, उसकी क्षमता और फिर लोड की जांच की जाएगी। खास करके वैसे परिवार की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी जिनके यहाँ बिजली विभाग के मानक से काफी कम बिजली का उपयोग हो रहा है। यानी कि घर 2 और फिर 3 मंजिला लेकिन खपत 50 यूनिट से भी कम है, तो ऐसे में एक परिसर की जांच की जाएगी। दोस्तों, जहां एक तरफ ये बताया जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है, वहीं पर अब लोक जनशक्ति पार्टी चिराग की पार्टी 6 सीट से कम मंजूर नहीं करने वाली है। आपको बता दूं कि बिहार की सीटों के बंटवारे को लेकर की एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की नाराजगी की बात अब सामने आई है। वहीं एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ कर दिया है कि एनडीए में हम लोग 40 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा दावा भी ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि 11 सीटों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और फिर इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि साल 2014 में 7 लोकसभा सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, जहां साल 2019 में हमने 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे और फिर राज्यसभा की 1 सीट थी। अब फिर एनडीए में हम शामिल हुए हैं तो फिर हमारी इतनी भागीदारी तो बनती है। आपको बता दूं कि राजू तिवारी ने कहा कि हम लोग जिस गठबंधन में हैं उसमें मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और फिर मजबूती से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही हाजीपुर सीट से दावा कर रहे चाचा पशुपति पारस पर उन्होंने कहा कि यात्रा खत्म होने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि हाजीपुर की एक जनता हमारे साथ दिखी है और हमसे ज्यादा हाजीपुर की जनता चिराग पासवान के लिए वहां सीट की मांग कर रहे हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के फैसले पर एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम गठबंधन का पालन करेंगे और फिर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर बिहार में एनडीए गठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर के चिराग पासवान ने गुरुवार की रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट सहित अपनी पार्टी द्वारा मांगी जाने वाली सीटों के बारे में अपनी बात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने में रखी है। जिनके पास जमीन की जमाबंदी वही कर सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री। ये नियम बिहार में लागू होने के बाद अब बिहार में रजिस्ट्री कार्यालय में हंगामा मचा हुआ है। यहाँ पर आए दिन 70 से 80 जमीन रजिस्ट्री होती थी, लेकिन वहीं पर सरकार की नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद मुश्किल से अब 10 से 12 जमीनों की ही रजिस्ट्री हो पा रही है। ऐसा लगभग बिहार के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में है। आपको बता दूं कि यही नहीं, निबंधन यानी कि रजिस्ट्री नियमावली में संशोधन से जहां क्षेत्रवासियों की परेशानी बढ़ी है तो वहीं सरकार के राजस्व में भी अप्रत्याशित कमी हुई है। जहां जिलावर निबंधक पंकज कुमार झा ने बताया है कि वही महाराजगंज बरहड़िया एक रजिस्ट्री कार्यालय में लगभग 70 से 80%, कहीं तो 90% रजिस्ट्री में कमी आ गई है। सूत्रों के माने तो जमीन का रजिस्ट्री करने का निर्णय से भले ही लोगों को तत्काल परेशानी हो रही है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बेहतर होने वाला है। इस नियम का ये फायदा होगा कि जमीन बिक्री की मनमानी पर अंकुश लग जाएगी। जानकारों की माने तो जमाबंदी नियमावली के लागू हो जाने से अब जमीन विवाद खुद ब खुद कम होने लगेंगे। इसका असर भी कुछ दिनों में साफ देखने को मिलने लगेगा। आपको बता दूं कि पहले भू माफिया की शहर या फिर बाजार के जिस कीमती भूखंड पर नजर लग जाती थी, या उस परिवार के किसी एक सदस्य को लालच देकर के अपना कब्जा जमा लेते थे, असली मालिक कोर्ट कचहरी में फंस करके रह जाता था, या फिर बदमाशों के डर से अपना हक छोड़ देते थे।
दोस्तों, कांग्रेस ने भाजपा से बदला ले लिया है। जी हां, जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले भाजपा ने कांग्रेस के 2 विधायक को तोड़ करके अपने पाले में ले लिया था, लेकिन अब कांग्रेस ने इसका बदला ले लिया है। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने भाजपा के पूर्व विधायक को अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। आपको बता दूं कि बिहार में खेला होने की चर्चा सब कर रहे थे, खेला हुआ भी, जहां सरकार भी बदल गई, मुख्यमंत्री ने जनादेश के साथ वापसी की, पलटने की बात आई, लेकिन यहीं तक नहीं रही। 12 फरवरी को नीतीश कुमार सरकार के विश्वास मत के लेकर के पलटाशन खूब दिखा। विपक्ष खेमे के कई विधायक सत्ता पक्ष की ओर चले गए, लेकिन अब खेला मजेदार होता दिख रहा है जब कांग्रेस ने एक पुराने भाजपाई पूर्व विधायक को अपनी तरफ कर लिया है। पटना जिले की जिस विक्रम विधानसभा सीट की कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने भाजपा का दामन थामा, उसी सीट से कई बार विधायक रह चुके भाजपाई दिग्गज अनिल कुमार कांग्रेस के साथ चले गए हैं, यानी कि कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। इधर नीतीश कुमार गए लंदन, उधर अमित शाह ने सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझा दी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अभी लंदन में है। उसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि अमित शाह ने सीट शेयरिंग का जो मामला था उसको सुलझा लिया गया है। चिराग कुशवाहा मांझी को राजी कर लिए गए हैं। आपको बता दो कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और फिर सभी राज्यों में गठबंधन सीट शेयरिंग का फाइनल डिसीजन लेने में जुटे हुए हैं। इसी बीच बिहार से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि एनडीए ने राज्य में यानी कि बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हाल ही में एनडीए से वापस जुड़े हैं, इस वक्त वे देश से बाहर हैं। जहां नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में एनडीए द्वारा सीट शेयरिंग को लेकर के डील फाइनल करने की चर्चा तेज है। खास बात यह है कि खुद को मोदी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को इंडिया ब्लॉक की ओर से भी ऑफर आ रहे थे। आपको बता दें कि चिराग पासवान अभी 2 कारणों से परेशान हैं। पहला ये कि उनकी चाचा ने अपना अलग धरा खड़ा कर दिया है। जी हाँ, दूसरा यह है कि चाचा पशुपति पारस 5 सांसदों के नेता थे। चिराग पासवान अपनी पार्टी के इकलौते सांसद थे, जहां इन्हें डर था कि चाचा कहीं उनका हक ना मार ले। दूसरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी चिराग पासवान के रिश्ते खास अच्छे नहीं हैं, लेकिन अमित शाह ने उनकी पहली भी सुलझा दी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अपने पास 17 सीटें रखते हुए जदयू को 16 सीटें दी है, रालोद को 1, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1, लोजपा पारस गुट को 2 और लोजपा रामविलास को 3 सीटों पर मना लिया है। कई लोगों के मन में यह सवाल भी आ सकता है कि 10 सीटों को छोड़ करके चिराग पासवान 3 के लिए कैसे मान गए। तो इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी लहर है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी की लहर में जीतना चिराग पासवान की पार्टी के लिए ज्यादा आसान होगा। साथ ही हाजीपुर की सीट भी चिराग पासवान को मिल सकती है, जिसके लिए वे चाचा पशुपति पारस के साथ जद्दोजहद कर रहे थे। पारस को भाजपा राज्यसभा भेज सकती है। वहीं चिराग पासवान से बगावत करने वाले प्रिंस भाई को भी लोजपा के रास्ते से हटा करके बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं चिराग पासवान से बगावत करने वाले भाई प्रिंस को भी लोकसभा के रास्ते से हटा करके बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी लंदन में हैं। लंदन के साइंस सिटी में पहुंचे। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने लंदन यात्रा के क्रम में शुक्रवार को साइंस म्यूजियम का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइंस म्यूजियम की विशिष्टताओं की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना में बन रहे साइंस सिटी को उसी के अनुरूप बनाया जाएगा। जब पटना में साइंस सिटी के निर्माण के बाद यहाँ आने वाले छात्रों को विज्ञान की मूलभूत बातें, गतिविधियों और फिर विज्ञान के सिद्धांतों को सरलता से समझने में सुविधा होगी तथा विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। इसके लिए लंदन के साइंस म्यूजियम के अनुरूप आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस दौरान बिहार के पूर्व मंत्री एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, ग्लोबल एंगेजमेंट साइंस म्यूजियम ग्रुप की निदेशक हेलेन जोनल और बाकी कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे। शिक्षक सक्षमता परीक्षा ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी है। इस सक्षमता परीक्षा के दौरान पता चला है कि बिहार में नकली टीचर स्कूलों में अध्यापन के काम में जुटे हैं। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर्स हैं। जब बिहार शिक्षा विभाग ने इसका पता लगाया है। जहां बिहार सक्षमता परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान विभाग को पता चला है कि बिहार में 1205 नकली संविदा शिक्षक हैं। जब खुलासा तब हुआ जब इनके रोल नंबर दूसरे शिक्षकों से मिले। इनका पता लगाने और फिर अनियमितताओं को दूर करने के लिए विभाग ने इन शिक्षकों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा में देखा गया है कि 1 से अधिक व्यक्ति एक ही रोल नंबर के सहारे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूल में संविदा टीचर के रूप में नियुक्ति के बाद उन्हें रोल नंबर आवंटित किए गए थे। विभाग ने सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए जमा किए गए उनके दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान इन डुप्लीकेट टीचर्स का पता चला है। बिहार शिक्षा विभाग ने 1205 ऐसे डुप्लीकेट शिक्षकों का पता लगाया है जो एक ही रोल नंबर से किसी अन्य शिक्षकों के साथ साझा करते हैं, लेकिन अलग अलग स्कूलों में तैनात हो सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा है कि संविदा शिक्षकों के लिए हाल ही में आयोजित योग्यता परीक्षा में यह बात सामने आई है कि स्कूल में एक ही रोल नंबर पर 1 से अधिक लोगों द्वारा
पढ़ाने के कम से कम 1205 मामले हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में संविदा शिक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें रोल नंबर आवंटित किए गए थे, जब विभाग ने अपने दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान 1200 से अधिक डुप्लीकेट शिक्षकों का पता लगाया है। बिहार में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं और आप अगर अपना नंबर प्लेट दूसरे टाइप के लगाते हैं तो आप पर गाज गिर सकती है, जुर्माना लग सकता है, साथ ही साथ आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में गाड़ियों के नंबर प्लेट की वजह से अब आपकी जेब ढीली हो सकती है। परिवहन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा के बाद कई निर्देश दिए हैं। यह गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट नहीं रहने और फिर डिजाइनर स्टाइलिश नंबर प्लेट लगे होने पर सख्ती से राज्य भर में कार्रवाई के लिए अभियान चलाएगा। नंबर प्लेट पर नंबर को छोड़ करके बॉस, पापा या फिर और भी कुछ स्टाइलिश तरीके से लिखवाने पर गाड़ी चालकों से पहले जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी कई निर्देश दिए गए हैं। अगर आपने अपने वाहन में HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाया है और फिर दोबारा पकड़े गए तो फिर वाहन की जब्त की जाएगी तथा तीसरी बार रजिस्ट्री रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में परिवहन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा करने के बाद निर्देश दिया है। जहां वहीं विभाग ने शुक्रवार को सभी DM, SP और फिर परिवहन अधिकारी को दिशा निर्देश भेज दिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि 2 पहिया और फिर 4 पहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छोड़कर छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदला करके 8055 को बदल करके बॉस या फिर 4141 को बदल करके पापा लिखते हैं। ऐसा करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। दोस्तों, बिहार DLED कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से होगी। जब आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संयुक्त परीक्षा से संबंधित निर्देश भी जारी कर दिया है। जब प्रवेश पत्र समिति के पोर्टल पर परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी कर दिया जाएगा। जब बिहार बोर्ड के अनुसार राज्य भर के 306 DLED कॉलेजों के 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए 30 मार्च से ऑनलाइन परीक्षा अलग अलग 2 पालियों में होनी है। यह परीक्षा में शामिल होने के लिए 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन दिया है। यह DLED कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मेधा सूची और फिर नामांकन विकल्प लॉक करने, सीट आवंटन, स्लाइड अप इत्यादि की प्रक्रिया मई जून में की जाएगी। जून के अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। नया सत्र जुलाई में शुरू होगा। जहां समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों में कुल सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। दोस्तों, बिहार के एक शिक्षक अपनी दर्द भरे दास्तां सुनाया है। बिहार के एक शिक्षक का कहना है कि सरकार चाहे तो मेरी ट्रांसफर रोक दे या फिर मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दे, मैं मर जाऊंगा। ये कहना है एक टीचर का जो अपनी दुख भरी दास्तां को सुनाता है। आपको बता दूं कि बिहार के भागलपुर जिले से नवगछिया प्रखंड के मध्य विद्यालय ढोल बज्जा में पढ़ाने वाला घनश्याम कुमार ने ट्रांसफर रोके जाने को लेकर के बिहार सरकार से गुहार लगाई है। शिक्षक ने ट्रांसफर नहीं रोके जाने पर पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की सरकार से इजाजत मांगी है। शिक्षक ने CM नीतीश कुमार समेत शिक्षा मंत्री ACS शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा है। शिक्षक घनश्याम का कहना है कि राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों की सक्षमता की परीक्षा ली है और फिर फॉर्म भरवाने के समय 3 जिला कॉलम भरवाया गया है, जिसमें मेरा तबादला किसी और जिले में घर से दूर हो जाएगा। मेरे 2 बेटे हैं और 2 गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनका देखभाल नहीं हो पाएगा। इस मौजूदा स्थिति में मुझे परिवार सहित इच्छा मृत्यु की जाए। शिक्षक घनश्याम का कहना है कि घर के पास रहने की वजह से वे अपने दोनों बेटों का इलाज और देखभाल अच्छे से कर पाते हैं। दोनों पुत्र को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी है। अगर उनका ट्रांसफर हो गया तो फिर वे अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। दोनों बच्चों को ऐसी बीमारी है जिसमें देखभाल सही से नहीं होने पर जल्द ही मौत हो जाती है। जहां अभी तक दोनों बच्चे के इलाज में काफी रकम खर्च हो चुके हैं। दोनों बेटों का दिल्ली के एम्स में इलाज कराने गए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया है कि दोनों बच्चों के इलाज पर 2 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होगा। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे उनके बच्चे का इलाज कराए। इसके लिए उन्होंने PMO को भी पत्र लिखा है। दोस्तों, क्या आपके पास भी पुलिस का फोन आया है और फोन करके अपने दोस्त या फिर अपने रिश्तेदार की गिरफ्तारी होने की बात कही जाती है? अगर ऐसा है तो आप घबराइए नहीं, ये कोई पुलिस वाले फोन नहीं कर रहे हैं, ये ठग आपको फोन कर रहे हैं। जी हाँ, पुलिस थाने से अचानक कॉल आए, थाने बुलाया जाए या फिर किसी करीबी के गिरफ्तार होने की बात कही जाए तो फिर कोई घबराना नहीं है। ढेरों लोगों को इन दिनों पुलिस की ओर से अचानक कॉल किया जा रहा है, डराया और धमकाया भी जा रहा है। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि ये कॉल्स किसी पुलिस स्टेशन से नहीं बल्कि फ्रॉड करने वाले
वाले के पास से आ रहे हैं। जब फ्रॉड करने वाले अब खुद पुलिस की पहचान इस्तेमाल कर रहे हैं। जब बीते दिनों केरल में रहने वाले एक युवक को दिल्ली पुलिस की पहचान के साथ कॉल किया गया और कहा गया है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। इसके अलावा लखनऊ में रहने वाले एक बुजुर्ग को फोन करके कहा गया है कि उनका बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है, थाने में है। ऐसे ढेरों मामले देश भर में सामने आए हैं। जब बिहार से भी ये मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि पुलिस की पहचान के साथ ही ज्यादातर कॉल्स व्हाट्सएप के जरिए किए जा रहे हैं। जब यूजर व्हाट्सएप कॉल करने वाले की प्रोफाइल फोटो देखता है तो फिर उसमें भी पुलिस की वर्दी में कोई शख्स दिखाई देता है। इस तरह कॉल्स रिसीव करने वाला और भी घबरा जाता है और फिर इस बात पर यकीन कर लेता है कि वाकई पुलिस से जुड़ा कोई मामला है। या कई बार इंटरनेशनल नंबर से ऐसे कॉल्स किए जाते हैं और फिर लोगों को धौंस दिखा करके थाना बुलाया जाता है। ज्यादातर लोग पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं और घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों से रकम का भुगतान करने को कहा जाता है या जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो या फिर उनके करीबी को छोड़ दिया जाए। या अक्सर लोग बिना वक्त गवाए भुगतान कर देते हैं, यानी कि पैसे दे देते हैं और फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास भी इस तरीके के कॉल आए तो आप घबराए नहीं और उनकी बातों में ना आए। दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल पर चोरी छिपे अडल्ट कंटेंट देखते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यानी कि गंदी फिल्में, गंदी वीडियो देखते हैं अपने मोबाइल पर तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो कैसे, हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दूं कि इंटरनेट पर हर तरह का कंटेंट आसानी से उपलब्ध है। ऐसे में कई लोग मोबाइल पर चोरी छिपे अडल्ट कंटेंट देखते हैं, यानी कि गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी वीडियो देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देख रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जब कई लोग प्राइवेट मोड पर इस तरह का कंटेंट देखते हैं और सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चले, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप एडल्ट कंटेंट देख रहे होते हैं तो फिर उस वक्त आप पर हजारों AI बॉट की नजर रहती है। जब भी आप अपने मोबाइल पर एडल्ट कंटेंट देखते हैं तो फिर इसकी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल सर्विस ऑपरेटर को मिलती है। इसके साथ ही आपके मोबाइल फोन में मौजूद एप्स भी आप पर नजर रखते हैं। जब फोन में पड़े एप्स इस तरह का कंटेंट देखने के दौरान आप पर किसी खुफिया एजेंसी की तरह नजर रखते हैं, यानी कि उस वक्त आपकी पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ट्रैक किया जा रहा होता है। जहाँ इंटरनेट पर हम जिस तरह का कंटेंट देखते हैं हमारे मोबाइल पर उसी तरह के नोटिफिकेशन और फिर विज्ञापन आने लगते हैं। ऐसे में अगर आपके मोबाइल पर एडल्ट नोटिफिकेशन और फिर विज्ञापन आने लगेंगे और फिर कोई अन्य आपका मोबाइल हाथ में लेगा तो फिर उसे पता चल जाएगा कि आप किस तरह के कंटेंट मोबाइल में देखते हैं। वहीं पर अगर आप मोबाइल में एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं तो फिर ऐसे कंटेंट के जरिए आपके मोबाइल में मेलवेयर या फिर वायरस भी डाला जा सकता है। इसी मेलवेयर के जरिए बाद में आपकी जासूसी भी की जा सकती है। आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और आपके निजी फोटो को भी सार्वजनिक करने की धमकी देकर के आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप भी अडल्ट कंटेंट देख रहे हैं तो आप आज ही बंद कर दीजिए और सावधान रहिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर पिता ने जब कर्ज ना चुका पाया तो फिर उसकी बेटी को उठा करके ले गए और खेत में ले जाकर के उसके साथ दरिंदगी की गई, यानी कि दुष्कर्म किया गया। जब पिता के कर्ज ना चुका पाने पर बेटी को उठा ले जाता है और उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्वी चंपारण का यह मामला है, जहाँ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पति दयाल थाना क्षेत्र के एक गाँव में 2 युवकों द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जब पुलिस ने पीड़िता को हिरासत में लेकर के बेहतर इलाज और फिर धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए जिला मुख्यालय ले गई। जब पीड़िता की मां ने गांव के 2 लड़कों पर उसकी बेटी को जबरन अगवा करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने थाने में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की मां के मुताबिक मंगलवार रात करीब 10 बजे वे अपने घर के पास सड़क पर खड़ी थी। इसी दौरान दोनों आरोपी बाइक से आए और पीड़िता को जबरन बाइक पर बैठा लिया। इसकी जानकारी पीड़ित परिवार को गाँव के लोगों से मिली। जहाँ पीड़ित परिवार ने गाँव में अपनी बेटी की तलाश शुरू की, लेकिन वे नहीं मिली। जब गांव में जाकर के देखा तो फिर पीड़ित खेत में बिना कपड़ों के बेहोश पड़ी हुई थी। पीड़िता के परिवार वाले उसे एक निजी अस्पताल में ले गए। जब बुधवार को पुलिस को सूचना दी गई। इस बीच पीड़िता का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल में कराया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर है। यहाँ पीएम मोदी ने हाथी की सवारी की है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने आज असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी की सवारी की है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पीएम मोदी शनिवार सुबह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और फिर टाइगर रिजर्व पहुंचे। यहाँ उन्होंने हाथी और फिर जीप की सवारी की। अधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पार्क के सेंट्रल कोहरा रेंज के मिहिमुख क्षेत्र में हाथी की सवारी की। इसके बाद उन्होंने उसी रेंज में जीप की सवारी भी की का लुत्फ उठाया है। प्रधानमंत्री के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क के निदेशक सोनाली घोष और फिर अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी मौजूद थे।
दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को ऐतिहासिक बताया। साथ ही राहुल गांधी पर भी तंज कसा। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपया कम कर देने के सवाल पर कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। प्रधानमंत्री महिलाओं को हमेशा से सम्मान करते हैं। यह फैसला आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार हमेशा प्रयास करती है कि माताओं और बहनों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए। वहीं राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने के फैसले पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वो कहीं से चुनाव लड़े, सभी से ज्यादा विकसित होने की जरूरत राहुल गांधी जी को है। कांग्रेस पार्टी आज अपने चौथी पीढ़ी को लेकर खड़ी है, जिसको विकसित होना है। वहीं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि अगले 4 से 5 दिन में सीट शेयरिंग हो जाएगा। चिराग पासवान की नाराजगी के सवाल पर कहा कि वो मान जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहिणियों को, माताओं और बहनों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर तोहफा दिया है। पीएम महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उनके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 100 रुपये कम करने के लिए धन्यवाद दिया। पुड़िया स्मैक के साथ बाप बेटा गिरफ्तार, भेजे गए जेल, सालों से कर रहे थे धंधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहादुरगंज थाना क्षेत्र के पुराना ब्लॉक से पुलिस ने 2 लोगों को 90 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों बाप बेटे हैं और इनके पास से 90 पुड़िया स्मैक की बरामद किया गया है। पूछताछ में अपना नाम मोहित मंडल और सागर मंडल के रूप में दोनों ने बताया है। मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा दोनों आरोपी नगर पंचायत बहादुरगंज के हरिनगर के रहने वाले हैं। ये लोग सालों से मादक पदार्थों का खरीद और बिक्री करते आ रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज महिला दिवस के अवसर पर नगर परिषद के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता महिला कर्मियों को महिला प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता इंद्रदेव पासवान ने कहा कि नारी शक्ति के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस उद्देश्य से महिला सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। नव अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को सम्मानित कर समाज में एक संदेश जाएगा कि महिला सफाई कर्मी पहली बार सम्मानित किया गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं को सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह के बाद सभी स्वच्छता कर्मी के चेहरे पर खुशी झलकी। इस दौरान शहर के कई वार्ड पार्षद सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।